है जिसका नाम फूलन है, क्योंकि इसका सारा सामान पिचका हुआ है। इसको अपना सामान फुलाने की सख्त जरूरत है। नवाजुद्दीन कहता है आर्मी हमारा पीछा करेगी तो फूलन हमारे काम आएगी। अगर हमारा काम जल्दी खत्म हो गया तो हम इसको जल्दी ढाबे पर वापस भेज देंगे। ये तुमसे नवाजुद्दीन का पक्का वादा है। बूढ़ा दौड़कर अपनी गन उठाता है। नवाजुद्दीन की गैंग में कुछ लोग अपाचे कबीले के भी थे और इन्हें भी सोने की तलाश थी, जिनमें से एक का नाम था खली, क्योंकि इसकी शक्ल खली से मिलती है। तो वो इस बूढ़े को अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है, जिससे इस बूढ़े के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हम मार्शल को देखते हैं जो कि गड्ढा खोदकर इस बुजुर्ग को दफनाने की तैयारी कर रहा है। तभी यहाँ पर नवाजुद्दीन अपनी गैंग के साथ पहुँचता है। ये उस बूढ़े की तलाशी लेने लगते हैं और मार्शल से पूछते हैं कहाँ है वो नक्शा। मार्शल कहता है नक्शा? कौन सा नक्शा? नवाजुद्दीन को पता चलता है कि मार्शल ने उस नक्शे को जला दिया है। कहता है नक्शा अगर तुमने देखा है तो तुम्हें याद होगा, यानी कि नक्शा है। ये लोग मार्शल को बंदी बना लेते हैं और अपने ठिकाने पर ले आते हैं। अब नवाजुद्दीन कमरे में से फूलन को बाहर फेंक कर मारता है, क्योंकि इसका काम हो गया था। मार्शल कहता है ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, असल में कोई कैनियन डेल ओरो है ही नहीं, न ही कोई लॉस्ट एडम्स है। नवाजुद्दीन कहता है फिर तुमने उस बूढ़े को मारकर वो नक्शा क्यों हड़पा? अब हम देखते हैं मार्शल की पुरानी सेटिंग, जिसका नाम हिचकुले है और ये भी नवाजुद्दीन की गैंग की एक सदस्य है। नवाजुद्दीन कहता है तुम हमें वहाँ ले चलो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, पानी, घोड़ा, बंदूकें। मार्शल कहता है लेकिन कब? नवाजुद्दीन कहता है जब तुम खुद को साबित करके हमें वहाँ ले जाओगे। कहता है चलो मैं तुम्हें एक चीज और दूंगा, जिसका परिचय वो इस तरह से देता है। पिचकुली लगता है अब तुझे फूलना होगा, तेरी लेने वालों को अब तुझे ही झेलना होगा। बहुत हुआ अब रोना रप्पड़, तुझे अब फूल कर दिखाना होगा। छाती पर जो रखे तेरे हाथ, उसे अब तुझे अपना फूला हुआ सामान दिखाना होगा। कहता है मैं तुम्हें फूलन दूंगा जिसका सारा सामान पिचका हुआ है, पर तुम उसका सामान अपने हिसाब से फुला सकते हो। तभी अपाचे कबीले का एक सदस्य मोंकी कहता है तुमने तो कहा था इसका सामान फुलाने की जिम्मेदारी मेरी। नवाजुद्दीन कहता है फूलन देवी का सामान तो तुम्हें फुलाना पड़ेगा, तुम क्यों ना पहले से ही फूला हुआ सामान यूज करो। मैं तुम्हें हिचकुले देता हूँ जो कि दिन रात तुम्हारे साथ हिल हिल कर करेगी, इसे ले लो या फिर ये बूढ़ी ले लो, सच में बहुत मजा आएगा। मार्शल नवाजुद्दीन की बात मान जाता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा और तुम्हें वहाँ छोड़कर निकल जाऊंगा। अब मार्शल को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है जहाँ पर फूलन पहले से ही मौजूद थी। मार्शल उससे कहता है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, तुम्हारे पिता ने ही मुझे मार्शल बनाया था। कहता है तुम किसी से मत बताना कि तुम जज की बेटी हो, क्योंकि इसके पिता ने ही नवाजुद्दीन के सर पर इनाम की घोषणा की थी, जिसकी वजह से वो जज से खुंदक खाया पड़ा था। अब सुबह होते ही ये लोग उस घाटी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उस घाटी तक पहुंचने का सफर कई दिन लंबा है। तभी यहाँ पर एक गैंग और आ जाती है जो कि उसी सोने के तलाश में थी। नवाजुद्दीन इन लोगों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लेता है, क्योंकि सफर में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना था। अब रात होते होते कुछ लोग और आकर इनकी गैंग में शामिल हो जाते हैं, जिनमें से कुछ दूसरे देश के सैनिक है, कुछ दुकानदार है, कुछ न्यूज रिपोर्टर हैं और एक पादरी भी है जो चाहता है कि सारा सोना उसी को मिले और किसी को नहीं, जिससे वो एक गजब का चर्च बनवाएगा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। हम देखते हैं एक बच्चे और एक अंधे को। बच्चा कहता है मैं हम दोनों के हिस्से का काम करूंगा। नवाजुद्दीन कहता है इस अंधे की नजर तो हम सबसे बेहतर है। तभी एक आदमी बोलता है इसे जानते हो तुम? ये मसूर एडम्स है, ये वही शख्स है जो अमेरिकी लोगों के साथ आया था और इसी शख्स के नाम पर उस घाटी का नाम द लॉस्ट एडम्स रखा गया था। अंधा बताता है उस दिन क्या हुआ था। कहता है वो एक मैक्सिकन था जो हमें वहाँ ले गया, अपाचे कबीले वालों ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कहता है उसका सरदार बहुत समझदार था, वो डरता रहता था और हमेशा अपाचे रूहों के बारे में बात करता रहता था। वो उन आवाजों से छुटकारा पाना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था, इसीलिए वो हमें वहाँ ले गया। काफी टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, हम सबके सब रात में सफर करते थे और आखिर में उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब हमने पट्टी उतारी तो हमारे सामने थी सोने की घाटी जो हमने कभी ना देखी थी। शायद हजारों साल पहले वहाँ पर इंडियंस रहते थे। हम सब ने अपने बड़े बड़े कॉफी के कप्स निकाले और उन्हें सोने से भर दिया। वहाँ रहना मुश्किल था, वहाँ से जाना जरूरी था। फिर अपाचे सरदार ने सभी को मरवा दिया, मुझे छोड़ दिया। उसने मेरी आंखें फोड़ दी और मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया। तब मेरी उम्र इस चिकने लोंडे जितनी थी और जब लोगों ने मुझे ढूंढा तो उन्हें मेरी जेब से एक सोने का टुकड़ा मिला। उस टुकड़े की कीमत थी $20,000, सिर्फ छोटे से टुकड़े की। अब ये सभी लोग इस अंधे की कहानी सुनकर दबाकर नाचने लगते हैं। ये बूढ़ा इस विदेशी चिकने लोंडे से कहता है समझ में नहीं आता तुम लड़का हो या लड़की, तुम्हें दूं या तुम्हारी लू। अगर तुम लड़के हो तो मैं तुम्हारे बाल काटूंगा, अगर तुम लड़की हो तो मैं तुम्हारी लूंगा। शायद तुम लड़की हो। और इसके साथ चूसम चपाटी करने की कोशिश करता है, जिससे ये गुस्से में आ जाता है और हाथापाई पे उतर आता है। अब ये लोग रात में ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो मार्शल अलग अलग जगहों से आए इन लोगों के पास आकर कहता है अंडी बंडी संडी वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी। क्यों फालतू में सोने के चक्कर में अपनी जान गवाते हो? वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सोना नहीं है। नवाजुद्दीन भी यहाँ आ जाता है। वो कहता है तुम इतने लालची क्यों हो मार्शल, तुम सारा सोना अकेला ही हड़पना चाहते हो। ये बहस खत्म होती है और ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये एक उजड़े हुए गाँव पहुँचते हैं। इन्होंने यहाँ का रास्ता इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर पानी का कुआं है। तपते हुए रेगिस्तान का सफर शुरू करने से पहले ये पानी भरने का आखिरी मौका था, पर इन्हें ये नहीं पता था कि सेना ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। इन पर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। तभी ये डरपोक लिंडी कहता है मैं जज फुलर हूँ, तुम लोग गलती कर रहे हो। तभी एक गोली आती है और इसके प्राण पखेरु लेकर उड़ जाती है। ये कहता है मैंने नवाजुद्दीन को पकड़ लिया है, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। तभी एक गोली आती है और इसके प्राण पखेरु भी लेकर
उड़ जाती है। इसी दौरान मौका पाकर मार्शल और फूलन यहाँ से भागने लगते हैं। नवाजुद्दीन भी इनका पीछा करता है, जहाँ पर ये इन्हें अपनी बंदूक की नोक पर रोक लेता है। तभी खली पीछे से आता है और मार्शल को 400 मीटर तक घसीटता है ताकि वो फिर से ऐसे भागने की गलती ना करे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन सभी को बहुत प्यास लगी थी। हम देखते हैं फूलन की हालत बहुत खराब है, वो घोड़े से गिर जाती है। नवाजुद्दीन कहता है इसे यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। मार्शल कहता है तुमने इसका सामान फुलाने की जिम्मेदारी मुझको दी है, मैं इसका सामान फुलाकर ही दम लूंगा, चाहे मेरी लकड़ी क्यों ना फाट जाए। नवाजुद्दीन कहता है पानी की कमी है और ये बेकार में ही वक्त बर्बाद कर रही है। मार्शल कहता है रास्ते में पानी मिल जाएगा, सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें पानी का तालाब मिलता है, जहाँ ये लोग नहाते हैं और पानी पीते हैं। हम हिचकुले को देखते हैं, वो अपने कपड़े उतारकर हिचकोले देने वाला बड़ा सामान दिखाती है और नंगी होकर पानी में नहाती है। दरअसल ये मार्शल को आकर्षित करना चाहती है, लेकिन मार्शल ठहरा बूढ़ा आदमी, इसके औजार में कहाँ जान थी। अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अब रात हो जाती है तो ये लोग एक जगह पर शरण लेते हैं, जहाँ पर हिचकोले फिर से मार्शल पर डोरे डालने लगती है। तभी यहाँ पर दर्शन देते हैं सेना की अगुवाई कर रहे सार्जेंट। कहते हैं मुझे भी सोना चाहिए, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो। ये लोग खुशी खुशी इसे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं और अगली सुबह फिर से आगे बढ़ते हैं और ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ चट्टानें हिलती थी, जो कि इनकी आखिरी मंजिल थी। नवाजुद्दीन कहता है घाटी कहाँ है मार्शल। मार्शल कहता है सुबह तक का इंतजार करो। अब रात में मार्शल नवाजुद्दीन से पूछता है तुम इतने सारे सोने का क्या करोगे। वो कहता है तुम हंसोगे नहीं तभी मैं बताऊंगा। मार्शल कहता है नहीं हंसूंगा। नवाजुद्दीन बताता है कि मैं सलमान भाई जैसा बड़ा एक्टर बनना चाहता हूँ। मार्शल मन ही मन कहता है साला सभी लोग अपने आप को एक्टर समझते हैं, हर कोई सलमान भाई थोड़ी बन सकता है। अब ये दोनों लव बर्ड्स चूसम चपाटी करने लगते हैं। सुबह होती है तो हम देखते हैं ये चट्टानें किस कदर हिलती हैं। हिलना विलना कुछ नहीं था, बस सूरज की चमक की वजह से आंखों को ऐसा प्रतीत होता था। अब सूरज की रोशनी की वजह से इन चट्टानों की परछाई एक गुफा के मुहाने पर जाकर रुक जाती है, जहाँ से ये लोग अंदर घुसते हैं और अंदर जो देखते हैं उसे देखकर इनकी फटके हाथ में आ जाती है। अब ये लोग बड़ी ही तेजी से अपने घोड़ों को इस चट्टान की तरफ दौड़ाते हैं। इसी बीच फुलन और हिचकुले में आपस में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें हिचकुले चट्टान से गिरकर अपना बड़ा भारी सामान ऐसे ही जाया कर देती है। ये लोग यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर हर तरफ सोना ही सोना था। ये सभी लोग बावले से हो जाते हैं। तभी मार्शल अपना दिमाग दौड़ाता है और फुलन को लेकर अपने साथ ऊपर चट्टान पर चढ़ने लगता है, क्योंकि इसे खतरे का अंदेशा हो गया था। खली सार्जेंट को अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता है और खली को नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने छोटे धारदार चाकू से मार देता है। मार्शल और फुलन काफी ऊपर पहुंच चुके थे। अब नवाजुद्दीन इनको भी मारने के लिए चढ़ाई करता है, जहां पर ये फाइट करने लगते हैं। ये एक दूसरे को मार पाते इससे पहले यहाँ अपाचे कबीले के लोग आ जाते हैं, जो कि इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। हम देखते हैं ये चट्टानें सच में हिलती है और धरती ऐसे जैसे कि पानी की कोई लहर, जिससे डरकर अपाचे कबीले के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। ये तीनों भी नीचे उतरते हैं और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी घाटी अब ढहने लगी थी। एक खाली जगह पर पहुंचकर नवाजुद्दीन कहता है फिर मिलेंगे मार्शल। मार्शल कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हें पकड़ने जरूर आऊंगा, चाहे तुम कितने भी बड़े सलमान भाई क्यों ना बन जाओ, और एक भद्दी सी स्माइल देता है। नवाजुद्दीन यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं मार्शल और फुलन के घोड़ों पर इतना सोना लदा हुआ है जिससे इनकी 3 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती है। इसी के साथ इस कहानी की सुखद एंडिंग होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।